बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। सीमांचल में हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पांव यूं तो वर्ष 218 के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के रिजल्ट जारी होने के बाद से ही जम गए थे, लेकिन सीमांचल में 2018 की एमआईएम की उपलब्धि को तब पर लग गए जब नागरिकता कानून एनआरसी सीए की छड़ी को राजनीति के क्षेत्र में हवा में लहराते हुए देखकर अल्पसंख्यक समुदाय भय और दहशत के साए में डूबता उपराता नजर आया। मौके की तात्कालिक नज़ाकत को देखते हुए एमआईएम देश भर के अल्पसंख्यक हित में सांसद से सड़क तक पूरी तरह से सक्रिय हुए और आकर्षण का केंद्र बनते हुए बिहार के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल पूर्णिया प्रमंडल में पतंगबाजी की सीमा पार कर दी। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी में कांग्रेस, राजद और जदयू की राजनीतिक आखेट स्थल सीमांचल में सबसे बड़ी चुनावी राजनीति की धमक एमआईएम की ही दिख रही है और पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में लगातार कैंप डाल रखा है। घूम घूम कर चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बार की पहली सभा को सुनने के बाद ही इस बात का खुलासा होने लगा है कि वह और एमआईएम ने सीमांचल गांधी के नाम से ख्यात रहे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के चर्चित राजनीतिक घराने के अस्तित्व को बरकरार रखने की ख्वाहिश के साथ स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के बाद दूसरे वैसे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के प्रयास में है। इस क्रम में उन्होंने प्राय सभी सभाओं में पहली बोली स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के सम्मान में कसीदे गढ़ने वाली निकाले और अभी तक की सभाओं में तस्लीमुद्दीन के सम्मान में लगातार कसीदा गढ़ा। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में सीमांचल के बहुसंख्यक आबादी के बीच असदुद्दीन ओवैसी आकर्षक का केंद्र बनते दिखाई दिए। दूसरी ओर ओवैसी ने अपने पार्टी की टिकट से महरूम होकर नाराज चल रहे अपने नेताओं को साथ लगने की सलाह देते हुए कहा कि उन्होंने आपके सम्मान में अपना दरवाज़ा खुला रखा है। देखिए वीडियो में किस किस तरह के राजनीतिक बोल के दम पर ओवैसी सीमांचल में एमआईएम के पताके फहराने की जुगत भिड़ा रहे हैं और राजद को जोकीहाट विधानसभा में किए गए नाइंसाफी के लिए किस तरह से कोस रहे हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं सबसे पहले इस बात का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ बहैसियत एक ज़िम्मेदार एक जमात के कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो फैसला लेकर मुख्तलिफ असम्बली हल्के जात से अपने उम्मीदवारों को नामजद किया, उनको टिकट दिया, ये फैसला मैंने तमाम मजलिस के जिम्मेदारों से मुशावरत के बाद ये फैसला मैंने लिया है और ये आखिरी फैसला मेरा है और मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे हैदराबाद से तशरीफ लाए जो हैदराबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑब्जर्वर हैं, जनाब माजिद हुसैन साहब का, जनाब अख्तरुल ईमान साहब का, मेरे छोटे भाई जनाब आदिल हसन का, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब का। ये फैसला मैंने लिया है और अगर किसी मेरे मजलिस के जिम्मेदारों को शिकायत है तो आपकी शिकायत मुझसे होनी चाहिए और अगर कोई इस फैसले से नाराज होना वाजिबी है क्योंकि हम सबको टिकट नहीं दे सकते, मैं उन नाराज लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि आज भी आपके लिए हमारे दरवाजे, दिल के दरवाजे खुले हैं। आप आ जाइए, मैं आपको सीने से लगाने तैयार हूं। दूसरी अहम बात यह है कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब कुशवाहा साहब की पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, देवेंद्र यादव साहब की पार्टी के साथ और जनाब राजभर साहब की पार्टी के साथ और दो सियासी पार्टियों के साथ हमने मिलकर एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया है और सबने ये तय किया कि इसके चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार मोहतरम उपेंद्र कुशवाहा साहब रहेंगे और उसके कन्वीनर देवेंद्र यादव साहब रहेंगे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सेकुलर फ्रंट का एक हिस्सा है और पिछले 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुजन समाज पार्टी और
उपेंद्र कुशवाहा साहब के पार्टी के उम्मीदवारों के तायीद में एक इंतखाबी मुहिम चला रहा हूं पहले फेज के चुनाव के लिए। तीसरी अहम बात यह है कि ये सीमांचल का हिस्सा है और हमारी लड़ाई 5 साल पहले सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का हमने आगाज किया था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला जब तक मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा, जब तक मेरी जिंदगी वफा करते रहेगी, मैं सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा, सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा। हम ना सिर्फ नारा भी लगाएंगे सीमांचल जिंदाबाद का, बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैंने आज उपेंद्र कुशवाहा साहब से बात भी की और उनसे ये कहा कि आपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया उसमें इस बात को भी शामिल कर लिया जाए कि भारत के संविधान की दफा 371 के तहत एक कमीशन बनना चाहिए ताकि सीमांचल की इंसाफ के लिए जिस तरह से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हिस्से, मिसाल के तौर पर सरजमीन दखन में, गुलबर्गा कर्नाटका में 371 के तहत एक कमीशन बनाया गया। उसमें सहूलत यह होती है कि उस इलाके को पैसे जो मिलते हैं वो इलाका तय करता है कि उस इलाके में कौन सा तरक्याती विकास का, डेवलपमेंट का काम करवाया जाए। तो कुशवाहा साहब ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, आप अमूर जा रहे हैं, आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस फ्रंट इस बात के लिए राजी है कि इंशाअल्लाह ताला हम आर्टिकल 371 के तहत बिहार में सीमांचल को इस तरह का मौका देंगे इंशाअल्लाह ताला। चौथी बात यह है कि हमारे भाई शाहनवाज हमारे दरमियान में है। मैं यकीनन मेरे दिल से हमेशा दुआ निकलती, ये मैं कोई सियासी मकसद के लिए नहीं कह रहा हूं या आपके वोट बटोरने के लिए कह रहा हूं, बल्कि मैंने जनाब शाहनवाज साहब के वालिद मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को बहैसियत रुकने पार्लिमान बड़ी करीब से देखा है, बड़े करीब से देखा है। और मेरी सियासी जिंदगी मुख्तसर है, मैंने अपनी मुख्तसर की सियासी जिंदगी में ऐसे कायदीन को कम देखा जो अपने पार्टी के लोगों से कभी मरूब नहीं होते थे। मैंने तस्लीमुद्दीन साहब को लालू प्रसाद यादव से इस तरह बात करते देखा कि वो बराबरी की बात कर रहे थे, मरूब होकर, नजरों को नीचे रखकर या हाथ बांधकर नहीं, बल्कि बराबरी से बात कर रहे थे। मैंने तस्लीमुद्दीन साहब को जब मैं पार्लियामेंट में गया था 2004 में, उसके बाद मैंने देखा तो तस्लीम साहब ने कहा कि बेटा ऐसे ही इनसे बात करने से इनके दिमाग में बात बैठती है, वरना ये लोग हमारी इज्जत नहीं करते। मुझे अफसोस है कि आरजेडी ने एक घर में आग लगा दी। आरजेडी को यह काम नहीं करना चाहिए था, कम से कम तस्लीमुद्दीन साहब के घराने से नहीं करना चाहिए था, जिसको सीमांचल में आज भी लोग सीमांचल के गांधी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का गैर वाजबी काम, गैर अखलाकी काम एक सिटिंग एमएलए को आपने उसका टिकट काट दिया, आपके पार्टी से कोई एमपी का इलेक्शन लड़ा, अवाम ने उसको वोट नहीं दिया, वो नाकाम हो गए। मगर मैं शाहनवाज साहब का दिल की गहराइयों से उनका खैर मुकद्दम करता हूं और उनसे भी अपील करूंगा कि आप तस्लीमुद्दीन साहब के मिजाज को जिंदा रखिए। आप तस्लीमुद्दीन साहब जैसा बात करते थे, बगैर किसी से डरे, बगैर किसी से मरूब हुए, आप उसी तरह मुझसे भी बात कर सकते हैं और आपको पूरा इख्तियार और हक है। और मैं हमारे शाहनवाज साहब से, जो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं कि मैं भी एक बड़े सियासी लीडर का बेटा हूं और मुझे अंदाजा है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है हम पर कि लोग हमेशा हमको एक खद्दावर शख्सियत से, उनसे तकाबुल करके देखते हैं कि ये बाप के बराबर बन सकता है या नहीं बन सकता। मैं आपको एक वाकया बयान करना चाहता हूं कि 2008 में हमारे मरहूम वालिद का इंतकाल हुआ और उसके बाद सरजमीने तेलंगाना में एक इलाका है जहां से हमारे फारूक साहब आए आदिलाबाद से, यहां पर काम कर रहे अमूर में। भैंसा एक इलाका है, वहां पर एक फिरका परस्त तंजीम है हिंदू वाहिनी के लोगों ने
ایک گھر میں 8 لوگوں کو بند کر کے ان کو جلا دیا اور وہ زندہ جل گئے, ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. تو رات میں ہمارے وہاں پر میونسپلٹی کے چیئرمین جناب جابر صاحب ہیں, وہ بھی آئیں گے. انہوں نے مجھے رات میں اطلاع دی کہ صاحب ایسا واقعہ ہوا ہے اور آپ کو آنا ہے. تو میں حیدرآباد سے نکلا اور حیدرآباد سے فاروق صاحب بتائیں گے کہ بھینسا 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میرے پاس اس زمانے میں فورڈ انڈیور گاڑی تھی, کیونکہ جابر صاحب نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا, کیسا بھی آؤ صاحب. میں نے کہا کہ روڈ بند ہے. تو جابر صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں گاؤں سے وہ روڈ لے کر آپ آئیے. خیر بہرحال ہم اکیلے وہاں پر پہنچے اور ہمارے مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ ہم اس گاؤں میں گئے. ہم نے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان لاشوں کو نکالا جو بہت تقریباً جل چکی تھی. خیر بڑا احتجاج ہوا. وقت کا ہوم منسٹر کی گاڑی کے سامنے ہم ٹھہر گئے, پورے ذمہ دار ٹھہر گئے. بہرحال بہت بڑا احتجاج ہوا. تو میں رات میں جب واپس آ رہا تھا نظام آباد میں پیٹرول ڈیزل کے لیے گاڑی کے لیے پیٹرول اسٹیشن پر رکا, تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم آئے. تو نماز کی مسجد کے سامنے سے ایک ضعیف شخص چلتے ہوئے آئے اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسد الدین اویسی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میرا نام اسد الدین اویسی ہے. تو نے پوچھا کہاں سے آ رہے تم؟ میں نے کہا یہ واقعہ ہوا بھینسا میں جہاں پر یہ ہندو واہنی کے لوگوں نے 8 ایک گھر کے افراد خاندان کو زندہ جلا دیا. ہم نے احتجاج کیا. تو اس ضعیف شخص نے مجھے کہا کہ گاڑی سے اترو. میں گاڑی سے اترا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ تمہارا باپ صلاح الدین اویسی اب زندہ. اگر انہوں نے کہا کہ اب تمہارا باپ زندہ ہے, تمہارا باپ نہیں مرا. میں سمجھا نہیں, باپ کھونے کا غم ہر اولاد کو رہتا ہے. میں نے کہا کہ چاچا کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بولے کہ بیٹا اسی طرح غریب مظلوموں کا ساتھ دو, تمہارا باپ زندہ رہے گا. جس دن تم غریب اور مظلوم کو بھول جاؤ گے تمہارا باپ مر جائے گا. تو شاہ نواز صاحب آپ غریبوں کے لیے مظلوموں کے لیے لڑتے رہیے. سیمانچل کے غریبوں کے لیے تسلیم الدین صاحب کا نام اللہ صبح قیامت تک زندہ رکھے گا. یہ ایک ضعیف شخص نے مجھے سکھایا. میں ان کو کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں کیا, نہ کبھی ان کو جانتا ہوں, مگر کسی سے آپ کو ہدایت ملتی ہے, کسی سے نصیحت ملتی ہے, آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اور میں نے اس ضعیف شخص کی اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا اور میں اپنے باپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہر مظلوم کی آواز, ہر مظلوم کے انصاف کے لیے لڑنا میری زندگی کا ایک مقصد آج بن چکا ہے. اور اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اس مقصد پر عمل کرتا رہوں گا.